नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन के इस खास पेशकश यानी चुनावी चकल्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित कुशवाहा भी आप सभी के लिए इस खास पेशकश में मौजूद रहेंगे। दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों में सीट बंटवारे को लेकर क्या फॉर्मूला बना है। और खास बात यह है, महायुति में तो आपसी समन्वय के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो गई है तमाम दलों के बीच, लेकिन महाविकास अघाड़ी में महाविकास अघाड़ी में यानी एमवीए में कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ एमवीए में खासतौर पे आप देख ले, कांग्रेस की हालत देख ले तो हरियाणा में चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस सीनियर से जूनियर की भूमिका में आ रही है। पहले जहां उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं साइडलाइंड हो गए थे, तो अब उद्धव ठाकरे कांग्रेस पर हावी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सपा चीफ अखिलेश यादव को कांग्रेस ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नकार दिया था। अब वो महाराष्ट्र में ताल ठोक रहे हैं। 12 सीटों पर उन्होंने अपनी डिमांड लिस्ट रख दी है कांग्रेस के सामने। दूसरी चीज ये कि उद्धव ठाकरे की अगर कांग्रेस से बात नहीं बनती है अगर सीटों को लेकर, तो माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ हाथ मिला सकती है। संजय राउत ने इसे लेकर एक बयान जारी किया है और कहीं ना कहीं इशारों में आगे की जो रणनीति है उसको लेकर बड़ा संदेश दे दिया है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह कि महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर फॉर्मूला कब तय बनेगा और फाइनल डिसीजन कांग्रेस आला कमान कब लेने जा रही है। मोहित, इसके बारे में कुछ इनपुट्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें बात असदुद्दीन ओवैसी की, कुछ दिनों पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी एक रैली में कहा था कि देखिए, हम हरियाणा में नहीं थे, आपने हमें साथ में नहीं लिया, अब हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। उसके बाद से अब चर्चा शुरू हुई कि क्या असदुद्दीन ओवैसी भी इंडिया अलायंस में साथ आएंगे, क्योंकि अभी तक असदुद्दीन ओवैसी ऐसे नेता रहे हैं जो इंडिया अलायंस पर भी उतने ही हमलावर होते थे जितने की सत्ता पक्ष यानी एनडीए की मुखालफत करते थे वो। तो ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी, और बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो जनाधार है वो महाराष्ट्र में भी है, क्योंकि 2019 में ओवैसी की पार्टी का एक सांसद जीत के आया था। भले ही 2024 में एक भी सीट महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी को हाथ में नहीं लगी, लेकिन ओवैसी को उम्मीद है कि अगर साथ में जाएंगे तो कुछ सीटों पर फायदा मिल सकता है, क्योंकि जैसा चुनाव हरियाणा में हुआ कि या तो लोगों ने एक तरफ एक पार्टी को वोट दिए या दूसरी तरफ पार्टी को, जो बीच में जो अन्य पार्टियां थी उन पर उतना भरोसा नहीं जताया। तो यही डर अब ओवैसी को भी लग रहा है। और ऐसे में दूसरी पक्ष की अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी भी अब महाराष्ट्र में पूरे दमखम के साथ जो है इंडिया अलायंस में सीटें मांग रही है। और वो इसलिए भी सीटें मांग रही है क्योंकि हरियाणा में अखिलेश यादव ने खुद को चुनाव से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत होते देखना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वहां ऐसे रिजल्ट भी नहीं आए, तो ऐसे में अब अखिलेश चाहते हैं कि जब आप उतना रिजल्ट अपने दम पर नहीं दे पा रहे हैं तो अब क्यों ना हमें साथ में लेके उस रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी के ऑलरेडी 2 विधायक वहां पर जीतते रहे हैं और अखिलेश ने अब तो महाराष्ट्र में रैलियों की शुरुआत भी कर दी है। तो अखिलेश यादव जो 10 से 12 सीटें मांग रहे हैं वो दिलचस्प होगा कि उनको मिलती है नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने हर जगह जो है वहां पर महाराष्ट्र में सबसे बड़ा पेच फंसाया हुआ है। अभी तक क्या था कि हरियाणा में चाहे तमाम राज्यों में कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में थी कि जैसे लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें मिल गई, उसके बाद से कांग्रेस पूरे तरीके से आश्वस्त थी कि वही जो है इंडिया अलायंस में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। लेकिन हरियाणा चुनाव हारने के बाद, तमाम कांग्रेस की गलतियां निकलने के बाद अब जो है कांग्रेस को बैकफुट पर सभी पार्टियां देख रही हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे भी इस स्थिति में सबसे ज्यादा अपने आप को मजबूत पा रहे हैं। तीसरी चीज शरद पवार की भी है कि शरद पवार ने साफ कहा हुआ है कि जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कुछ सीटों पर मान गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो नहीं मानेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बातें होने वाली हैं। लेकिन सिलसिलेवार ढंग से सबसे पहले हम ओवैसी फैक्टर जो है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मोहित, असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में बयान जारी कर कहा है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को हराने के लिए, पावर में नहीं आने देने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। और कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस से भी साफ साफ ये मांग उठाई कांग्रेस के सामने कि आप अकेले दम पर बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं, जो कि हरियाणा चुनाव में भी हमने देख लिया। तो हमारा साथ दीजिए, आप हमारा साथ लीजिए, हम साथ मिलकर लड़ते हैं। कहीं ना कहीं एक सबसे पुरानी पार्टी है एआईएमआईएम भी, एक जनाधार है महाराष्ट्र में भी। तो असदुद्दीन ओवैसी ने तो मांग रख दी है, लेकिन कांग्रेस और
शरद पवार की जो एनसीपी है वो कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी से असहज महसूस कर रहे हैं, जहां तक मैंने पढ़ा, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ओवैसी को हम साथ ले आए इंडिया अलायंस में तो हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं ओवैसी के साथ खिसक जाएगा और लामबंद हो जाएगा एआईएमआईएम के साथ। तो उनको तो डर है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना गेम यहां पर चेंज हो सकता है, अचानक क्लाइमैक्स जो है यहां पर बदल सकता है। वो इसलिए क्योंकि शिवसेना दो धड़ों में बट चुकी है मोहित। अब तो एक तरफ एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कहीं ना कहीं डेंट लगा है हिंदुत्व के जो वो मानी जाती थी शिवसेना, तो अब वो जो हिंदू वोटर से कहीं ना कहीं खिसक रहे हैं। तो उस गैप को भरने के लिए कहीं ना कहीं माना जा रहा है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि उद्धव ठाकरे मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा ये चांसेस लग रहे हैं कि ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, उसको अगर उद्धव ठाकरे अपने जो कोटे की जो सीटें हैं कुछ सीटें उनको दे दें तो ये भी कोई इसमें सरप्राइज नहीं हो सकते हैं हम। तो ये अपने आप में बड़ी बातें होने वाली है। बिल्कुल, राजनीति में तो सब कुछ जायज है और बड़ी बात यही है कि उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किस तरीके से हमने देखा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा गया, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने अलग से जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो एक तीस जो है वो उद्धव ठाकरे के मन में है कि किसी ना किसी तरीके से एनडीए यानी कि महायुति को रोका जाए, महाराष्ट्र में खास तौर पर। वो उद्धव ठाकरे ने 2024 के चुनाव में करके दिखाया। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन्होंने महाराष्ट्र में एनडीए के रथ को जिस तरीके से रोका, तो अब उस मोमेंटम को उद्धव ठाकरे खराब नहीं करने देना चाहते। और बड़ी बात यह है कि इस स्थिति में वो ये भी रिस्क नहीं लेंगे कि फ्री हैंड जो है कांग्रेस को दे दिया जाए, या फिर कांग्रेस जो बड़े भाई की भूमिका में अपने आप को समझ रही थी, क्योंकि कांग्रेस वहां पर राज्य में सरकार में रही है। कांग्रेस बहुत मजबूत महाराष्ट्र में अपने आप में मानी जाती रही है। वहां पर अशोक चौहान जो मुख्यमंत्री भी रहे वो फिलहाल बीजेपी में है, लेकिन ऐसी स्थिति में कांग्रेस चाहती है कि अपना दोबारा से कैडर खड़ा हो। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से तमाम सीटों पर तैयारी कर रही थी, अब जो है उतनी सीटें उसे मिल नहीं रही हैं, तो ऐसे में कश्मकश ज्यादा बड़ी हो गई है। दूसरी चीज यह भी है कि जब ओवैसी के साथ अगर जो हिंदुत्व वोटर का जहां माइनस हुआ है, लेकिन जो गैर मतलब गैप जो गैप है दोनों ही वोटरों के बीच का, या फिर ये कहें कि जो लोग बहुत एक्सट्रीम पॉलिटिक्स, बहुत हिंदुत्व की बहुत एक्सट्रीम धारा के बजाय सॉफ्ट हिंदुत्व पसंद करते हैं, वो उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि अगर समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी दोनों एक दूसरे की विरोधी कही जाती है। और बड़ी बात यह भी है कि अखिलेश यादव, जैसे ही ओवैसी का ये बयान आया था कि वो इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहते हैं, तो बहुत ही नेगेटिव अखिलेश का बहुत आपने उस पर हमारे दर्शकों को खबर बताई थी कि किस तरीके से जब वो उत्तर प्रदेश से उन्होंने सीधा जवाब दिया था कि ये सब कोई जरूरी बातें नहीं है। तो ऐसे स्थिति में, और बड़ी बात ये भी आप देखिए कि अखिलेश यादव फिलहाल महाराष्ट्र में, नासिक में, मालेगांव में, इन तमाम जगहों पर रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो नेता नजर आएंगे, अबू आसिम कासमी हैं, इकरा हसन उनके साथ लगातार नजर आएंगे, कैराना से युवा सांसद हैं, महिला सांसद हैं, और उनके भाई नाहिद हसन जो कि वहां से विधायक भी हैं, वो भी साथ नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बिल्कुल फोकस्ड होकर इस महाराष्ट्र के चुनाव को लड़ना चाहते हैं, और यहां पर महाराष्ट्र में अखिलेश यादव अपने सीटों को कम नहीं बल्कि बढ़ाना ही चाह रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में खोने के लिए कुछ नहीं था, यहां पर अखिलेश के पास खोने के लिए 2 सीटें रहेंगी। और महाराष्ट्र जैसा बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर आप मतलब आर्थिक राजधानी भी है, और तमाम चीजें, आपके कनेक्शंस भी वहां से बनते हैं, और तमाम पार्टी चलाने के लिए जितनी मदद हो सकती है वहां से महाराष्ट्र से आप लेते भी हैं। तो ऐसे महाराष्ट्र अखिलेश यादव जानते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है पार्टी के लिहाज से। बिल्कुल। और मालेगांव जो सीट है और धुले जो सीट है जहां अखिलेश यादव ने अभी परसों ही रैली की, तो वो ओवैसी महाराष्ट्र में एआईएमआईएम का गढ़ मानी जाती है वो सीट। तो सीधा सीधा अखिलेश इंडिया अलायंस को ही नहीं बल्कि एआईएमआईएम को भी चुनौती दे रहे हैं और उसका भी नुकसान करा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि अखिलेश यादव ने जो परसों मालेगांव में रैली करने के बाद जो ट्वीट किया एक्स हैंडल से, शुरू हो गई बदलाव की बरसात, महाराष्ट्र के दुश्मन होंगे साफ। खास बात यह रही, अखिलेश का यह संदेश कहीं ना कहीं कांग्रेस को है साफ साफ। मेरा तो यह मानना है कांग्रेस को इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कांग्रेस ने अखिलेश को नकार दिया, तो महाराष्ट्र में वो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का समीकरण थोड़ा अलग था। समाजवादी पार्टी का वहां कोई जनाधार नहीं है पहले से, लेकिन महाराष्ट्र में जनाधार है। 2009 में भी समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी और 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 में ग्राफ जरूर गिरा, 1 सीट पर चुनाव जीती, और 2019 में एक बार फिर 2 सीटों पर, जिसमें अबू आजमी भी अहम महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष भी हैं।
लेकिन खास बात जैसा कि आपने जिक्र किया इकरा हसन का, कैराना से सांसद हैं, सपा की युवा महिला सांसद हैं और कैराना से 5 लाख से भी अधिक वोटों से उन्होंने चुनाव जीता है इस लोकसभा चुनाव में। खास बात यह है कि मुसलमान वोटर्स जो है उनके बीच इकरा हसन की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि जहां भी जाती हैं, भाषण देती हैं, पीछे मतलब लंबी कतार लग जाती है मुसलमान यूथ की, मतलब खास तौर पर। तो अखिलेश कहीं ना कहीं इस बात का भी माइलेज देने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में। बिल्कुल, महाराष्ट्र की देखिए एक बात और देखिए कि अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति देखेंगे तो वहां पर ये जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के तमाम लोग महाराष्ट्र में जाके राजनीति करते हैं। वहां पर महाराष्ट्र में राजनीति सिर्फ उस राज्य के लोग नहीं है, वहां पर आप बड़ी संख्या में यूपी बिहार, आप अभी हाल ही का एग्जाम्पल देखेंगे आप कि जौनपुर की जो लोकसभा सीट थी वहां पर बीजेपी ने जिन कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया वो कांग्रेस सरकार में महाराष्ट्र में मंत्री थे। तो आप मानिए कि यूपी का एक व्यक्ति कांग्रेस की महाराष्ट्र की सरकार में एक मंत्री पद पे था। तो ऐसे तमाम ऐसे अनगिनत लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश और यहाँ के जो लोग विस्थापित होकर प्रवासी के तौर पर वहां गए, वहां पर रह रहे हैं, तो बहुत बड़ा वोट बैंक है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहां के लोग वहां रहते हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अपने आप को वहां पर मजबूत समझ भी रही है, उसे एहसास है कि हमारा वोट बैंक, और बड़ी बात यह भी है कि लोगों का एक कनेक्ट रहता है कि ये जो पार्टियां हैं वो उनके घर की, उनके गृह राज्य की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, तो वो एक उन नेताओं की रैलियों में जाना सुनना ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो ये कनेक्ट कहीं ना कहीं उसको भुनाने की कोशिश लगातार और जाहिर तौर पर यूपी में जिस तरह से 37 सीटें अखिलेश ने जीती है समाजवादी पार्टी ने, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वो तो दिलाना ही चाहते हैं कहीं ना कहीं सपा को। उनका मकसद तो क्लियर है। और मुसलमान वोटरों में अगर से देखिए, साफ तौर पर मेरा तो ये मानना है कि अगर कांग्रेस यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है सपा के साथ, तो सपा अकेले चुनाव लड़ेगी और मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म भी करेगी, ये जाहिर सी बात है। लेकिन अखिलेश के इतर हम बात ये भी कर लेते हैं कि महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला कब तक तय होगा। आज भी मीटिंग चल रही थी, तमाम कल मीटिंग चल रही थी मुंबई में, हमने देखा भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। और जिस तरह से हरियाणा में कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि स्टेट लीडरशिप कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप पर भारी पड़ती नजर आई, हुड्डा का जो वो ईगो जो क्लैश कर रहा था कहीं ना कहीं, महाराष्ट्र में भी सेम चीज हो रहा है। दर्शकों आप देख ले, नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप की बात ही नहीं मान रहे हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की, 3 अहम रणनीति, 3 अहम निर्देश उन्होंने दिए कि गठबंधन की सीटों पर कोई भी स्टेट का नेता, जो राज्य का जो नेता होगा वो उसमें टांग नहीं अड़ाएगा, उस पर आला कमान ही फैसला लेगा। लेकिन नाना पटोले क्या कर रहे हैं? संजय राउत के बयान और नाना पटोले के बयान आप देख ले, तमाम खींचतान, तमाम रोष हमें देखने को मिल रहा है। तो इंडिया अलायंस में समन्वय तो कहीं नजर आ ही नहीं रहा है। देखिए ऐसी जब स्थिति होती है तो सबसे ज्यादा और जब मोहित, खास बात एक और बात, जब आपको इतनी बड़ी शिकस्त मिली, इतनी बुरी तरह से आप शिकस्त लेकर महाराष्ट्र में आप आए हैं हरियाणा से, तो कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर तो जाना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी हम सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हमें मिले, सबसे ज्यादा सीटें भी हम अपने पास रखें, तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए इस पूरी ये जो बयानबाजी है इसमें सबसे बड़ा नुकसान, एक बात कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का ही होता है। चाहे आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जब अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार बयानबाजी देखने को मिलती थी। मध्य प्रदेश को लेकर जब अखिलेश यादव तंज करते थे अजय राय पर, अजय राय अखिलेश यादव पर तंज करते थे, तो उसमें नुकसान कांग्रेस का हुआ, अखिलेश यादव को तो फायदा हुआ। तो यही स्थिति कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ना हो जाए, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कांग्रेस को ध्यान देने की। और बड़ी चीज यही है कि गठबंधन में बिखराव ना हो, तभी ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो जीता जा सकता है। बिल्कुल। और अच्छा, दूसरे दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर अभी भी खींचतान जारी है, तो महायुति यानी एनडीए जो खेमा है महाराष्ट्र का, उसमें सीट बंटवारे को लेकर तमाम फॉर्मूला तय हो चुका है। बीजेपी ने तो आज 99 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है, लिस्ट भी जारी कर दी है। आपको बता दूं, लेटेस्ट जो डाटा इनपुट हमारे पास है उसके मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र की करीब 155 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिंदे की शिवसेना को, एकनाथ शिंदे जो मौजूदा सीएम, उनकी शिवसेना को करीब 78 से 80 सीटें मिल सकती हैं, और अजित पवार की एनसीपी को 55 से 56 सीटें मिलने की संभावना है। तो ये तमाम इनपुट्स हमारे पास हैं। और बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें बड़े उम्मीदवारों का जिक्र कर दूं, खास बात यह है कि 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। लिस्ट में नए चेहरों को भी मौका मिला है, 11 नए चेहरे बीजेपी ने उतारे हैं। मतलब पिछले बार आई थिंक 89 जो विधायक है उनमें सिटिंग 89 विधायकों को मौका मिला है, 11 नए चेहरे उतारे हैं बीजेपी ने। खास बात यह है देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से इस बार मौका मिला है,
बावन कुले जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र बीजेपी के, उनको भी इस बार टिकट मिला है। पिछली बार 2019 के चुनाव में टिकट नहीं मिला था, इस बार उन्हें टिकट मिला है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान की बेटी को भी बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है। तो खास बात यह, आशीष शेलार को भी वांद्रे से टिकट मिला है। खास बात यह है, तो तमाम बड़े जो दिग्गज हैं उनको टिकट दिया गया है, लेकिन नए चेहरों पर भी बीजेपी ने विश्वास जताया है। ये तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन दोस्तों हमारी नजर महाराष्ट्र चुनाव पर टिकी रहेंगी। 20 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को मतों की गणना होगी, रिजल्ट सामने आएगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस बीजेपी के विजय रथ को कैसे रोकेगी। हरियाणा में बुरी शिकस्त मिलने के बाद राहुल गांधी की रणनीति महाराष्ट्र को लेकर क्या होगी और इंडिया अलायंस को एकजुट रखने में क्या कांग्रेस कामयाब हो पाएगी या नहीं, और इंडिया अलायंस को क्या कांग्रेस एकजुट रखने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये तमाम बड़े सवाल हैं। आप देखते रहिए न्यूज नेशन। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।